हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया है और आने वाले आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी भी आपकी बहुत बढ़िया से चल रही है। और आज आपके साथ जुड़े हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ईएएफएम का सेकेंड पेपर जो है, उसका जो पिछला पेपर हमारा हुआ था 2016 के अंदर, उस पेपर को आपके साथ डिस्कस करने वाले। सारे सवाल देखेंगे, उनके सोल्यूशन देखेंगे और ब्रीफ में उनके एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो आइए जी अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आपको बता देता हूं कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के लिए हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपके ईएएफएम, बीएडीएम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एबीएसटी सब्जेक्ट के लिए, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट विजिट करके, या फिर आप हमारी फ्री लर्निंग ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू भी हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। और इन सभी पे एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। आरपीएससी 10 प्रोमो कोड आपको यहां पे अप्लाई करना होगा। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, विच फंक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के हमारे पास दो तरीके के मेथड होते हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। तो आपका जो बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, चेंज इन सीआरआर, ये क्वांटिटेटिव है। क्रेडिट राशनिंग जो है एक क्वालिटेटिव कंट्रोल मेथड है। इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 बनेगा। अगला सवाल है, रीजनल रूरल बैंक्स इशूड डैश फॉर क्रेडिट फैसिलिटीज टू फार्मर्स। तो फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए हमारे जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की शुरुआत करी। तो इसीलिए आंसर ऑप्शन सी यहां पे बनेगा। अगला सवाल है, विच एसेट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एनपीएस रिकमेंडेड बाय द नरसिम्हम कमेटी। तो हमारे पास एनपीए की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक हमारे पास हो गए जो कि एनपीए नहीं है, हमारे परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उन्हें हम स्टैंडर्ड एसेट भी बुलाते हैं। और जो एनपीए होते हैं वो सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल या फिर लॉस एसेट कहलाते हैं। तो स्टैंडर्ड एसेट हमारे पास एनपीए नहीं होंगे, ये परफॉर्मिंग एसेट है। इसीलिए ऑप्शन 1 हमारा आंसर जो है यहाँ पे बनना चाहिए। अगला सवाल, प्रेजेंट कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स आर फॉलोड बाय बैंक्स बेस्ड ऑन। तो कैपिटल एडिक्वेसी के जो नॉर्म्स हैं वो हमें बेसल रिकमेंडेशंस में बता रखे हैं। हमारी बेसल कमेटी है बैंकिंग सुपरविजन की, इंटरनेशनल लेवल की कमेटी है, उसने कैपिटल एडिक्वेसी के नॉर्म्स प्रोवाइड करे हैं हमारे बैंक्स को जो फॉलो करने हैं। इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन 4 बनेगा। अगला सवाल, कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन फॉर बैंक इज मिनिमम बाय यूजिंग। आप किसका इस्तेमाल करें कि आपकी बैंकिंग कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन मिनिमाइज हो जाए। तो आप सभी जानते हैं इंटरनेट बैंकिंग जो है सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। कोई वेस्टेज नहीं हो रही, पेपर की वेस्टेज नहीं हो रही, कोई आपके चार्जेस नहीं लग रहे, आसानी से आप कहीं से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आंसर ऑप्शन 3 यहां पे बन जाएगा। अगला सवाल आपके पास है, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्रीजिंग इन वेरियस स्टेप्स फ्रॉम 20 करोड़ टू। तो इस सवाल को आप फिलहाल स्किप कर दीजिए क्योंकि आईएफसीआई जो है फिलहाल इसके अंदर काफी चेंजेस आ चुके हैं और अब ये ऑप्शंस आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। अगला सवाल है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रिगार्डिंग इनिशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज। तो हमारी जो यूटीआई की शुरुआत हुई थी उसके अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। अगला सवाल, हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी इज लोकेटेड इन। तो हमारा जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है उसके हेडक्वार्टर लखनऊ में सिचुएटेड है। इसीलिए आंसर ऑप्शन 2 यहां पे बनेगा। अगला सवाल, कैपिटल एडिक्वेसी इज अ ग्रेट चैलेंज बिफोर बैंक्स बिकॉज। तो एडिक्वेट कैपिटल लाना बैंक्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि कैपिटल को लाने के लिए उसके पास सोर्सेज बहुत लिमिटेड हो चुके हैं एंड दे आर ऑलवेज हेजिटेंट टू टैप मार्केट फॉर सोर्सेज। पब्लिक सेक्टर बैंक्स डरते हैं कि मार्केट से जाके कैपिटल रेज करे, अपना पब्लिक ऑफर लेकर आए, ऐसा वो नहीं कर सकते, हेजिटेट करते हैं। एक ये जो है बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे बन चुका है और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा बन जाएगा। अगला सवाल, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग इन द मार्केट इज अ बिग चैलेंज बिफोर बैंक्स बिकॉज। नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हमारे लिए चैलेंज क्यों है? अगर आप बाकी ऑप्शंस को पढ़ेंगे, 1, 3 और 4 को पढ़ेंगे, तो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। बहुत ही इलॉजिकल सी जबरदस्ती बनाई हुई ऑप्शंस लग रही हैं। चैलेंज इसलिए है बैंक्स के लिए क्योंकि कंपटीशन बहुत सारा है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। तो बैंक्स इंश्योरेंस बेच रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी इंश्योरेंस बेच रही हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में वो थोड़े से हेजिटेंट हो जाते हैं। इसलिए आंसर ऑप्शन 2 यहां पे बनेगा। अगला सवाल, इंप्लीमेंटेशन ऑफ चार्टर ऑफ कस्टमर राइट्स इज अ चैलेंज बिफोर बैंक्स बिकॉज।
तो कस्टमर्स के कुछ राइट्स हैं, जो भी बैंकिंग के कस्टमर्स हैं उनके कुछ राइट्स हैं, और इन राइट्स को इंप्लीमेंट करना हमारे बैंक्स के लिए चैलेंज क्यों है? क्यों चैलेंज है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बैंक कस्टमर्स हमारे जो है उनको नॉलेज नहीं है, दे डू नॉट हैव द फाइनेंशियल लिटरेसी, वो फाइनेंशियली इलिटरेट हैं। तो इसीलिए आंसर ऑप्शन 1 यहाँ पे बनेगा। और फाइनेंशियल लिटरेसी को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को बैंकिंग नॉलेज देने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। अगला सवाल है, इन बेसल कमिटी रिकमेंडेशंस वन ऑफ द रिकमेंडेशंस रिलेट्स टू। तो अभी आपके साथ सवाल डिस्कस किया कि कैपिटल एडिक्वेसी के नॉर्म्स बेसल कमिटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे हम फॉलो करते हैं, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज बीन अलाउड इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अप टू। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अलाउड है? तो ये सवाल जो है पुराना हो चुका है। प्रेजेंटली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपके पास 74% तक की एफडीए जो है इट इज परमिटेड। तो इसीलिए हमारा इनमें से कोई आंसर सही नहीं बनेगा, आंसर इज गोइंग टू बी 74%। अगला सवाल, इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टू इंक्रीज इट्स इंटरनेशनल बिजनेस। तो एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपने इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रही है उसे पॉपुलरली एफडीआई का नाम दिया जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। इसलिए आंसर ऑप्शन 3 यहां पे बनेगा। अगला सवाल है, द कंट्री दैट अट्रैक्टेड द लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज वाज डैश इन 2001। तो ये सवाल 2001 का है, बट माय डियर फ्रेंड्स 2020 के अंदर भी सबसे ज्यादा जो एफडीआई रिसीव की है वो चाइना ने ही करी है, और इसीलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। तो अगला सवाल है, डैश आर द रिसीट्स इशूड बाय द डिपॉजिटरी अगेंस्ट द शेयर्स इशूड बाय एन इंडियन और एनी अदर फॉरेन फर्म एंड डेट आर डिपॉजिटेड विद द डिपॉजिटरी। तो माय डियर फ्रेंड्स ये जो हमारा सवाल है ये जुड़ा है जीडीआर से, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट से। तो इसके अंदर आप क्या होता है, अगर एक कंपनी ने दूसरे देश के अंदर शेयर्स इशू करने हैं, उसके बदले कैपिटल रेज करनी है, पैसे रेज करनी है, तो वहां पे वो डायरेक्टली अपने शेयर्स तो इशू नहीं कर सकती। तो वो कंट्री क्या करेगी, वो कंट्री उस कंपनी की डिपॉजिटरी को अप्रोच करेगी, उस डिपॉजिटरी के पास अपने शेयर्स रखवा देगी, और ये डिपॉजिटरी इन शेयर्स के बदले डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर देगी उस कंट्री के इन्वेस्टर्स को। ये इन्हें बोला जाता है जीडीआर। एडीआर आपके अमेरिका से रेलिवेंट होते हैं, बट जनरली जब हम बात करते हैं तो जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स की ही बात करते हैं। तो इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। अगला सवाल, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ। तो हमारे पास जो बीओपी है उसमें जनरली हम दो अकाउंट्स की बात करते हैं। कौन कौन से? एक होता है करंट अकाउंट, जिसमें करंट नॉर्मल नेचर की ट्रांजेक्शन आती हैं, और दूसरा होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, जो कि करंट अकाउंट की भरपाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल, WTO was formed in the year dash with GATT as its basis। तो WTO जो था वो हमारे पास 1995 के अंदर बना था, और इसीलिए हमारे पास आंसर यहां पे ऑप्शन 3 बन जाएगा। अगला सवाल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया शुड गेट रजिस्टर्ड इन। तो एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं, तो उसको किससे रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी? तो माय डियर फ्रेंड्स उसको अपने आप को सेबी के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जो इंडिया का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। तो अगर इंडिया की कैपिटल मार्केट में आपने आना है, पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आपको इससे रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो आंसर ऑप्शन 1 यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, अकाउंटिंग यूनिट ऑफ आईएमएफ। तो आईएमएफ हमारे पास होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसकी अकाउंटिंग यूनिट हमारे पास होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर। इसलिए आंसर यहां ऑप्शन 2 बनेगा। अगला सवाल, मेंबर ऑफ आईएमएफ कंट्रीब्यूट कोटा सब्सक्रिप्शन। तो आईएमएफ के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो कोटा सब्सक्रिप्शन कंट्रीब्यूट करते हैं। हर एक मेंबर का एक कोटा होता है जो कि उसे कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। उससे उसे क्या फर्क पड़ता है? उससे उसकी वोटिंग पावर डिटरमाइन होती है कि कितने वोट उसके पास होने वाले हैं, कितने उसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स मिलने वाले हैं, ये भी पता चलता है। और इन जो कोटाज हैं इनसे एक पूल ऑफ मनी आ जाता है आईएमएफ के पास, जिससे वो अपने पर्पसेस को अकम्प्लिश कर लेता है। तो इसीलिए तीनों यहाँ पे आपके कोटाज के पर्पस बनने वाले हैं, और आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। अगला सवाल है, डैश इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का क्या फंक्शन यहाँ पे नहीं है? तो लेंडिंग, गारंटी, टेक्निकल असिस्टेंस, ये सभी कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक के फंक्शंस हैं। लेंडिंग के लिए आईबीआरडी काम करेगा, आईडीए भी आपको कुछ कंसेशनल लोन्स देता है। गारंटी के लिए एक मीगा स्पेशली हमने बना रखा है, और आईबीआरडी आपको टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह भी प्रोवाइड करता है। तो एक्सचेंज स्टेबिलिटी को छोड़कर बाकी सभी वर्ल्ड बैंक के फंक्शंस है। एक्सचेंज स्टेबिलिटी जो है मेनली आपका आईएमएफ के डोमेन के अंदर आता है। आईएमएफ काम करता है एक्सचेंज रेट की स्टेबलाइजेशन के ऊपर, और इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 बनेगा।
अगला सवाल, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी इज कॉल्ड एज। तो माय डियर फ्रेंड्स, आईबीआरडी जो है इसे वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। टेक्निकली आपको बताऊं तो वर्ल्ड बैंक के अंदर आईबीआरडी और आईडीए दोनों आते हैं। आईबीआरडी और वर्ल्ड बैंक दोनों को कई बार सिनोनिमसली भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहां पे आंसर ऑप्शन 2 बनेगा। अगला सवाल है, मेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो हमारा एडीबी है उसके मेन फाइनेंशियल सोर्सेज क्या हैं। बहुत आसान सवाल है। इस बैंक के पास पैसा कहां से आता है? जो शेयर कैपिटल है मेंबर्स की उससे आता है, लोन से आता है, कुछ स्पेशल फंड इसने बनाया उन फंड्स का भी पैसा आता है। तो ये तीनों सोर्सेज हैं इसके, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन 3 बनेगा। अगला सवाल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ डैश फॉरेन ट्रेड। तो एक्सिम बैंक जो है वो किस पर्पस के लिए सेटअप किया गया? फॉरेन ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए। तो सभी पर्पसेस यहां पे कवर अप हो जाएंगे, और इसीलिए आंसर यहां ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। अगला सवाल, रिस्क विच इज नॉट कवर्ड बाय द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो हमारे पास ईसीजीसी है जो कि हमारे एक्सपोर्टर्स को रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि उनका एक्सपोर्ट का पैसा ना डूब जाए। कौन सा रिस्क कवर करता है? इंसॉल्वेंसी ऑफ द इंपोर्टर का रिस्क कवर करता है। अगर कोई वॉर हो जाए, उससे पेमेंट रुक जाए, उसका रिस्क कवर करता है। आपका जो बायर है वो डिलीवरी ना ले, उससे आपको नुकसान हो जाए, वो कवर करता है। एक्सचेंज रेट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको ये कवर नहीं करता। इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। अगला सवाल, हेजिंग टेक्निक्स आर रिस्क मैनेजमेंट टूल्स कंसिस्ट ऑफ। तो हेजिंग टेक्निक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? देखो, हेजिंग आप नॉर्मली डेरिवेटिव्स के थ्रू करते हो, और डेरिवेटिव्स में आपके पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, और स्वैप्स भी आपके इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। और इसीलिए आंसर ऑप्शन 4 ए बी एंड सी बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अ स्वैप ट्रांजैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो स्वैप ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली दो पार्टीज होती हैं। तो जैसे दो पार्टीज हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, अपने लोन्स को स्वैप कर लेते हैं। जैसे एक पार्टी है, इसने डॉलर के अंदर लोन लिया हुआ है, एक पार्टी है इसने रुपी के अंदर लोन लिया हुआ है। और ये जो पार्टी है, इसे डर लग रहा है कि मैंने डॉलर का लोन लिया हुआ है बट मेरी सारी जो अर्निंग्स है वो रुपीज में आती है, तो मेरी जो है अगर लोन को रुपी में कन्वर्ट करा लूं तो मेरे को बहुत फायदा हो जाएगा। तो दूसरी पार्टी को अप्रोच करती है, और दूसरी पार्टी का बिल्कुल सेम केस है, इसको डॉलर में अर्निंग हो रही है और इसको रुपी से चिंता हो रही है कि रुपी के अंदर इंटरेस्ट कैसे दूंगा जब मेरी सारी अर्निंग डॉलर में हो रही है। तो ये दोनों अपने लोन्स को यहाँ पे स्वैप कर लेती हैं। तो आज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, यानी कि स्पॉट में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये फ्यूचर में जो इनके लोन की रीपेमेंट्स होने वाली हैं, जो इंटरेस्ट वगैरह पे करना है, उसके बारे में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसमें स्पॉट ट्रांजेक्शन भी है, आज भी ट्रांजेक्शन हो रही है, और ये रिलेट कर रही है कि फ्यूचर में जो लोन की ट्रांजेक्शन है वो हमें कैसे करनी है, अब लोन की रीपेमेंट जो है कैसे करनी है। तो स्पॉट और फॉरवर्ड दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए आंसर ऑप्शन 1 यहां पे बनेगा। अगला सवाल, एक्सपोजर इज डिफाइंड एज। तो आपका फॉरेक्स एक्सपोजर यहां पे क्या होगा? फॉरेक्स एक्सपोजर का मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज से आपको कुछ रिस्क हो रहा है। क्यों रिस्क हो रहा है? आपके जो एसेट्स आपके पास है उनकी वैल्यू बदल सकती है, आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू बदल सकती है, आपके इनकम और एक्सपेंसेस है उनको खतरा हो सकता है। तो ये सारे एक्सपोजर यहाँ पे कवर अप होंगे, और इसीलिए आंसर ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, फॉर ट्रेड ट्रेवल टूरिज्म एंड एजुकेशन टू अब्रॉड रुपी इज। तो आप सभी जानते हैं कि जो रुपी है हमारा, इट इज कन्वर्टिबल इन द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में कन्वर्टिबल है, बट कैपिटल अकाउंट में भी ये पूरी तरीके से कन्वर्टेबल नहीं है। तो करंट अकाउंट की आपकी जो ट्रांजेक्शन है उसमें आप रुपी को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द करंट अकाउंट, और ये आपकी ट्रेड ट्रेवल टूरिज्म एजुकेशन इन सब ट्रांजेक्शन में अवेलेबल रहेगी। इसलिए आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल, मेन सर्विस फंक्शंस ऑफ द प्राइमरी मार्केट। तो हमारी जो कैपिटल मार्केट है आप उसे दो में डिवाइड करते हो, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट होती है आपकी नई न्यू इशू की मार्केट, कोई नई कंपनी मार्केट में आई है या फिर एक पुरानी कंपनी नया इशू लेकर आना चाहती है शेयर्स का, तो वो प्राइमरी मार्केट में एंटर करेगी, अपना आईपीओ वगैरह लेकर आएगी। तो इसके क्या फायदे हैं? ओरिजिनेशन, यहां से हमारा जो कंपनी का इशू है वो ओरिजिनेट हो रहा है। अंडर राइटिंग, इशू की अंडर राइटिंग हो रही है, और इशू के अंदर जो शेयर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहे हैं। तो सभी फायदे हैं, सभी फंक्शंस हैं प्राइमरी मार्केट के, इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन 4 बनेगा। अगला है जी, पब्लिक इशू प्रोग्राम मैनेज बाय। तो हम जो पब्लिक को शेयर्स इशू कर रहे हैं, अपना आईपीओ वगैरह लेकर आ रहे हैं, तो उसे कौन मैनेज करता है? उसे लीड मैनेजर्स जो हैं अपॉइंट किए जाते हैं, लीड मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं, वो इस इशू को मैनेज करते हैं, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, विच वन क्रेडिट रेटिंग इन एजेंसी इन इंडिया वन प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो आज के जमाने में रेलेवेंट नहीं होगा, उस समय कोई अवार्ड मिला होगा, तो फिलहाल आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट अगेन जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनके बारे में आपको जरूर इंफॉर्मेशन गेन करनी चाहिए। अगला सवाल है, हु मैनेजेस फॉर द इशू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है उसके इशू को कौन मैनेज करता है। देखो जनरली जो हमारा आरबीआई ना वो मैनेज करता है पब्लिक डेट को। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह इशू कर रही है उनको मैनेज करने का काम आरबीआई के पास होता है, और इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। अगला सवाल, मर्चेंट बैंक्स आर नॉट प्लेइंग डेवलपमेंट रोल इन। मर्चेंट बैंक्स किस में डेवलपमेंटल रोल प्ले नहीं कर रहे। मर्चेंट बैंक्स मेनली आपके जो इशू हैं उनको मैनेज करने में आपकी मदद करते हैं, तो मैनेजरियल एस्पेक्ट्स में ये काम कर रहे हैं, टेक्निकल और एंटरप्रेन्योरियल में नहीं कर रहे, इसलिए आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन 4 ए एंड सी। चलिए अगला सवाल है, हाईली लिक्विड सिक्योरिटी रिमेन्स इन। तो इनमें से सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी होती है। हालांकि सवाल इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, कोई लैंग्वेज ज्यादा क्लियर नहीं है, बट ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इनमें से किसमें होती है। तो जो ट्रेजरी बिल्स हैं दे आर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी आपकी इनके अंदर होनी चाहिए, और इसीलिए आंसर ऑप्शन 4 यहाँ पे होना चाहिए। अगला सवाल, डिसाइडिंग फैक्टर फॉर मेजरिंग द सिस्टमेटिक रिस्क। आपका जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है आप उसे बीटा से मेजर करते हो, और इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन 2 बनेगा। आपके जो रिस्क है आप उन्हें दो में डिवाइड कर सकते हो, सिस्टमेटिक रिस्क जो कि आपको फेस करना ही पड़ेगा, और दूसरा है अनसिस्टमेटिक रिस्क जो कि आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके एलिमिनेट कर सकते हो। सिस्टमेटिक इज डिनोटेड बाय बीटा। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी एन इन्वेस्टर वुड ट्राई टू इंक्रीज रिटर्न्स फ्रॉम हिज पोर्टफोलियो by reducing the risk without changing the portfolio, by increasing the portfolio, by increasing the risk। तो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी के अंदर क्या होता है। आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी के अंदर जो इन्वेस्टर है उसने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, उसमें जो एसेट्स डालने थे वो डाल दिए, अमाउंट उसके अंदर फिक्स कर दिया। अब ये जो पोर्टफोलियो उसने बनाया वो इसके अंदर कुछ इंक्रीज नहीं, कुछ चेंज परिवर्तन जो है वो नहीं करना चाहता। इसके अंदर अमाउंट की जो इन्वेस्ट यहाँ पे कर रखी है उसे इंक्रीज नहीं करना चाहता, बस इसी में रीशफलिंग करके अपनी रिटर्न को बढ़ाना चाहता है। तो पोर्टफोलियो को चेंज नहीं करना चाहता और बस रीशफलिंग से ही अपनी रिटर्न को वो बढ़ाना चाहता है, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर रेगुलराइज्ड बाय सेबी फॉर द सेफगार्ड ऑफ। तो इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड्स जो है उनको सेबी रेगुलेट करता है। क्यों रेगुलेट करता है? फॉर द सेफगार्ड ऑफ द इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे भी रेगुलराइज्ड की जगह रेगुलेटेड होना चाहिए था, बट अगेन थोड़ी सी लैंग्वेज में पेपर में इश्यू जरूर है, बट आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। अगला सवाल, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड इज क्रिएटेड बाय। तो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन और एजुकेशन जो है वो सेबी के एम्बिट के अंदर आता है, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज लाइक इन्वेस्टर हेल्पलाइन, वॉच आउट इन्वेस्टर्स, पोर्टल फॉर पब्लिक ग्रीवेंसेस, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, विच इज करेक्ट ऑफ द अबव। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हालांकि इनसे सबसे कहीं ना कहीं जुड़ी जरूर होगी, बट यहाँ पे जो हमें आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर 4 का दिया है, बट फिलहाल कहीं ना कहीं सवाल के अंदर एम्बिग्यूटी जरूर है। चलिए अगला सवाल है, एज कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज बीन मेकिंग ट्रेमेंडस एफर्ट्स टुवर्ड्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हमें करेक्ट कोड यहाँ पे चूज करना है। सेबी हमारा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए भी काम कर रहा है, कैपिटल मार्केट को डेवलप करने के लिए भी काम कर रहा है, पॉलिसीज भी कुछ फॉर्मुलेट करता है, बट पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है वो सेबी का डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव नहीं है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन हमारी जो गवर्नमेंट है वो करती है, गवर्नमेंट की बॉडीज करती है, मिनिस्ट्रीज करती हैं, डिपार्टमेंट करते हैं। सेबी जो है मेनली उन्हें इंप्लीमेंट करने का काम करता है, तो इसीलिए यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। अगला सवाल बहुत ही आसान है, हेडक्वार्टर ऑफ सेबी इज इन। सेबी के हेडक्वार्टर आपके मुंबई के अंदर है, इसलिए आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, सेबी इज नॉट एम्पावर्ड फॉर। सेबी किसके लिए एम्पावर्ड नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन करेगा, स्टॉक ब्रोकर्स को रेगुलेट करेगा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करेगा। जो पेमेंट एंड सेटलमेंट है वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के अंदर कवर होता है, और वो आरबीआई की डोमेन होती है, तो इसलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। अगला सवाल, कैपिटल बजट डिफाइंस एज द फर्म्स डिसीजन टू इन्वेस्ट इन द डैश एसेट्स। तो कैपिटल बजट की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म बजट की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करनी है उससे जुड़ा होगा, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अ फ्लेक्सिबल बजट इज नेसेसरी फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज हुज डिमांड फॉर गुड्स इज। तो किस एंटरप्राइज के लिए हम एक फ्लेक्सिबल बजट बनाने वाले हैं? उसके लिए बनाने वाले हैं जिसकी जो गुड्स की डिमांड है वो कैसी होगी। अगर स्टेबल होगी
तो आप उसके लिए फिक्स बजट भी बना सकते हैं, क्योंकि डिमांड स्टेबल है, कोई चेंज नहीं आने वाला, एक फिक्स बजट बन गया, उससे भी काम चल जाएगा। बट अगर डिमांड अनस्टेबल है और सीजनल है तो रिक्वायरमेंट है एक फ्लेक्सिबल बजट की, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 बी एंड सी बनेगा। अगला सवाल, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन मैन पावर प्लानिंग एट डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड। तो मैन पावर प्लानिंग पे जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो अलग अलग लेवल्स पे, उसे बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स बजट। बहुत आसान, बहुत सीधा सवाल है, इसीलिए आंसर ऑप्शन 2 यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा फैक्टर आपके वर्किंग कैपिटल के साइज को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? आपके बिजनेस का क्या साइकिल है, वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगा, आपका ऑपरेटिंग साइकिल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगा वर्किंग कैपिटल को। ग्रोथ और एक्सपैंड आपको करना है तो फिर भी वर्किंग कैपिटल चाहिए। बिजनेस की नेचर कैसी है, क्या सीजनल है, क्या स्टेबल है, क्या अनस्टेबल है, वो भी वर्किंग कैपिटल को इन्फ्लुएंस करेगा। हमारी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो यहाँ पे इतना डायरेक्टली नहीं इन्फ्लुएंस करेगी वर्किंग कैपिटल को, और इसीलिए आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। तो अगला सवाल, इंपैक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हम देख रहे हैं कि हमारी सेल्स में चेंज होने की वजह से हमारे ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना चेंज आया। तो दिस इज मेजर्ड बाय ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज से मेजर करते हैं, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 बनेगा। अगला सवाल है, फाइनेंशियल लीवरेज आपकी यहाँ पे 2 दे रखी है, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज दे रखा है आपको 1 लाख, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला हमारे पास है EBIT अपॉन EBT, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं EBIT अपॉन EBIT माइनस आई। तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू EBIT हमें निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट मेरे को दिया है 1 लाख। तो इसे सॉल्व करते हैं, 2 EBIT माइनस 2 लाख इज इक्वल टू EBIT, यानी कि EBIT हमारा जो है यहाँ पे सीधा सीधा जो है वो 2 लाख बन जाएगा, और इसीलिए आंसर जो है हमारा यहाँ पे निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 3 का। अगला सवाल, एसिड टेस्ट रेशो का क्या फॉर्मूला है? बेसिकली आपकी क्विक रेशो है, लिक्विडिटी रेशो है, इसके अंदर आप क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज करते हो, और इसीलिए आंसर यहाँ पे आपका इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विच इज नॉट एक्टिविटी रेशो। तो एक्टिविटी रेशो मिली हमारी टर्नओवर रेशो होती है, जिनके अंदर आपकी सेल या फिर परचेज जो है वो न्यूमरेटर में आती है, और अलग अलग चीजें आपको डिनोमिनेटर में आती है, जैसे इन्वेंट्री आ सकती है, आपकी डेटर्स आ सकते हैं, क्रेडिटर आ सकते हैं, ये आपकी सारी एक्टिविटी रेशोज हो जाएंगी। अगर हम बात करें कि इनमें से एक्टिविटी रेशो कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारी जो है इट इज नेट प्रॉफिट रेशो, ये आपकी यहाँ पे एक्टिविटी रेशो नहीं बनेगी, इसीलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। अगला सवाल है, डेट इक्विटी रेशो इज। डेट इक्विटी रेशो डेट और इक्विटी को कंपेयर कर रही है, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में देख रही है कि कितना डेट है और कितनी इक्विटी है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास एक लीवरेज रेशो बन जाएगी, क्योंकि ये लीवरेज को चेक कर रही है। लीवरेज मतलब कितना डेट हमने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लगा रखा है, तो इसीलिए आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। अगला सवाल, करंट एसेट टर्नओवर रेशो इंक्लूडेड इन। टर्नओवर रेशो अभी आपको बताया एक्टिविटी रेशोज के अंदर आती है, और इसीलिए आंसर सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर 1 यहां पे बन जाएगा। अगला सवाल, इंक्रीज इन फिक्स एसेट ड्यू टू परचेज। आपने फिक्स एसेट्स को परचेज किया, इससे क्या होगा, इससे आपने फंड्स को अप्लाई किया, यूज किया, और इसीलिए एक यूज ऑफ फंड ये बन जाएगा, और आंसर ऑप्शन 2 यहां पे बन जाएगा। अगला सवाल, ओनर ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। जो बिजनेस के अंदर अर्निंग्स रिटेन्ड है, उसका असली मालिक कौन है? बिजनेस के शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स वो भी, और इसीलिए यहां पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। अगला सवाल, कॉन्फिडेंस अमंग शेयर होल्डर रिमेन्स ड्यू टू। तो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो क्यों बरकरार रहता है, किस वजह से बरकरार रहता है? तब बरकरार रहता है अगर हम एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि उनको डिविडेंड जो है वो एक स्टेबल लेवल का तो मिल ही जाएगा, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। अगला सवाल, द टर्म रिग्रेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो बहुत ही सीधा सा सवाल है, आपको ये याद करना है कि रिग्रेशन को पहली बार किसने इस्तेमाल किया? सर फ्रांसिस डाल्टन ने इसे पहली बार इस्तेमाल किया, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। अगला सवाल, इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन द सक्सेस एंड द फेलियर डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, द डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी। तो हमारी जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है हम कांस्टेंट एज्यूम करके चलते हैं। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं हो रहा तो वो आपकी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो सकती, इसलिए आंसर यहां पे ऑप्शन 1 बनेगा। अगला सवाल, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स मेट बाय टैक्सी ड्राइवर इन अ ईयर।
द डैश डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे आपकी पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी, क्योंकि ये उस जगह पे अप्लाई होती है जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है बहुत कम होती है। जैसे एक्सीडेंट्स यहाँ पे जो होने वाले हैं बहुत कम होने वाले हैं, इसलिए पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे फॉलो करोगे। अगला, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, यानी कि हम बात कर रहे हैं रैंडम मेथड की, रैंडम सैंपलिंग की बात कर रहे हैं कि सबका यहाँ पे बराबर चांस है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है अपने आप रैंडम लेवल पे। इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ड्रॉप ऑफ ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ। तो अगर आप ब्लड टेस्ट अपना करवाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपकी बॉडी से पूरा ब्लड निकाल के उसे टेस्ट करते हैं, केवल एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है, एक ड्रॉप ली जाती है और उसी के बेसिस पे आपके सारे टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। तो एक ड्रॉप ऑफ ब्लड हमारे पास एक रैंडम सैंपल का काम करता है, एक रैंडम सैंपल हम ले लेते हैं, उसके बेसिस पे अपनी टेस्टिंग करते हैं, और यहाँ पे इसीलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। अगला सवाल है, हाइपोथेसिस इज अ प्रोपोजिशन व्हिच कैन बी पुट टू टेस्ट टू डिटरमाइन वैलिडिटी। ये डेफिनेशन हमें दी है गुड एंड हाफ ने, और इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। अगला सवाल है, द एरर रेफर्स टू द रिजेक्शन ऑफ अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज सिंबलाइज्ड बाय। तो आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, आपने फिर भी उसे रिजेक्ट कर दिया, ये आपका कौन सा एरर है? ये आपका अल्फा एरर है, इसीलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला सवाल है, इन एनोवा टेबल वेरिएंस रेशियो इज स्टेटेड एज। तो एनोवा टेबल के अंदर वेरिएंस रेशियो को हम एफ स्टैटिस्टिक्स से डिनोट करते हैं, और इसीलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। अगला सवाल, मेथड इन विच गिवन डाटा आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर इज कॉल्ड। तो आपका जो डाटा है आप एक ग्राफ पे उसे प्लॉट कर लेते हैं, लाइंस बना लेते हैं, इसे ग्राफिक मेथड बोलते हैं, और इसीलिए सीधा आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, लीनियर प्रोग्रामिंग सजेस्ट द सिलेक्शन ऑफ द डैश पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करें कि हमें मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट जो है वो बन जाए। बेस्ट पॉसिबल हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? जैसे हम टेबल भी बना सकते हैं, चेयर भी बना सकते हैं, हम कितनी टेबल और कितनी चेयर बनाएं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 बन जाएगा। अगला सवाल, ग्राफिक मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। आप ग्राफ बना के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ऐसे कुछ आप ग्राफ बनाते हैं, लाइंस प्लॉट करते हैं, फिर फीसिबल रीजन अपना कुछ निकालते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका पॉसिबल है अगर आपकी वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स को तो आप प्लॉट कर लोगे, एक्स और वाई को आप प्लॉट कर लोगे, अगर बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाए उनको ग्राफ पे नहीं प्लॉट कर पाओगे, और इसीलिए ये आपका 2 वेरिएबल्स के केस में ही पॉसिबल होगा, और आंसर ऑप्शन 1 यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल है, द नंबर डेट एग्जिस्ट एट द इंटरसेक्शन ऑफ की कॉलम एंड की रो ऑफ अ सिंपल टेबल इज नोन एज। तो आपका जो सिंपलेक्स टेबल होता है उसमें जो की रो और की कॉलम का इंटरसेक्शन वाला नंबर होता है उसे की नंबर बोला जाता है, इसीलिए आंसर ऑप्शन 2 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सिंपलेक्स मेथड वाज ओरिजिनेटेड बाय। सिंपलेक्स मेथड जो है उसकी शुरुआत करी थी जॉर्ज बी डेंसिक ने, और इसीलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। अगला सवाल, अ पर्सन और अ यूनिट कमिंग टू द काउंटर ऑफ सर्विस सेंटर फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग स्पेसिफाइड सर्विस। तो जो सर्विस लेने पर्सन आ रहा है हम उसे कस्टमर का नाम देते हैं टेक्निकली हमारी क्यूइंग थ्योरी के अंदर, और इसीलिए हमारा जो आंसर है यहां पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का। अगला सवाल, बाल्किंग रेफर्स टू। तो हमारे पास एक और टर्म है जो कि क्यूइंग थ्योरी में इस्तेमाल होती है, इसका मतलब होता है कस्टमर ने बहुत लंबा क्यू था इसीलिए क्यू को ज्वाइन नहीं किया, इसीलिए आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अराइवल रेट डिनोट्स बाय। तो हमारी क्यूइंग थ्योरी जो है उसके अंदर हमारा जो अराइवल रेट है हम उसे किससे डिनोट करते हैं? हम अपनी क्यूइंग थ्योरी में अराइवल रेट को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसीलिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। अगला सवाल, रैनेजिंग रेफर्स टू। अगेन क्यूइंग थ्योरी से जुड़ा सवाल है। रैनेजिंग का मतलब होता है कि कस्टमर ने थोड़ी देर क्यू में वेट किया और उसे लगा कि लाइन बहुत लंबी है, उसका नंबर नहीं आएगा, और फिर उसने उसे क्विट कर दिया, और इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 आंसर बनेगा। अगला सवाल, विच टेक्निक हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग टोटल वेटिंग एंड सर्विस कॉस्ट। तो ये टेक्निक हमारी है क्यूइंग थ्योरी की, और इसीलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन 4 बन जाएगा। हम देखते हैं कि कैसे अपने वेटिंग टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे सर्विस कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। गेम थ्योरी वाज propounded बाय जॉन वॉन, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 1 बनेगा। चलिए अगला सवाल है, मिनिमैक्स रेफर्स टू द वैल्यू व्हिच इज द मिनिमम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। तो गेम थ्योरी के अंदर एक हमारे पास है मिनिमैक्स और एक हमारे पास है मैक्सिमिन। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिनिमैक्स है
उसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू इन ईच कॉलम। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और जो मैक्सिमिन है उसका मतलब होता है लार्जेस्ट ऑफ द स्मॉलर वैल्यूज इन ईच रो। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। अगला सवाल, कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय द कॉम्पिटिटर ऑफ द गेम इज नोन एज। तो वैसे तो जो कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करता है कॉम्पिटिटर उसे स्ट्रेटेजी का नाम दिया जाता है, बट ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है और इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी हो गई है। ऑफिशियल आंसर इसका ऑप्शन 1 बताया, बट अगेन ये क्लैरिटी यहाँ पे मिसिंग है। अगला सवाल, क्रिटिकल पाथ इंडिकेट्स द डैश पॉसिबल टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो क्रिटिकल पाथ मेथड में आप निकालते हो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, और इसीलिए आंसर यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। अगला सवाल, डमी एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी परफॉर्म्ड। तो डमी एक्टिविटी हम अपना जब क्रिटिकल पाथ निकाल रहे होते हैं, एक प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, नेटवर्क डायग्राम बना रहे होते हैं, तो डमी एक्टिविटी हम तब ऐड करते हैं अगर किसी एक्टिविटी में हमारा टाइम कंज्यूम नहीं होना। तो इसीलिए यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है, नोड इज द डैश इवेंट ऑफ 2 और मोर एक्टिविटीज। तो नोड का मतलब होता है कि कहां पे आपकी जो एक्टिविटी है वो खत्म हो रही है, इट इज द एंडिंग पॉइंट। इसलिए आंसर ऑप्शन 2 यहां पे बनेगा। अगला है, पर्ट वाज डेवलप्ड बाय। पर्ट हमारा यूएस नेवी ने डेवलप किया था, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन 1 बन जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट एज रेफर्ड इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इनमें से कौन सा डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? जो आपके स्टॉक हैं वो आपके शेयर्स होते हैं, शेयर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, दे आर नॉट डेट इंस्ट्रूमेंट, और इसीलिए आंसर यहां पे आपका ऑप्शन 3 बन जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी कौन सी होगी? आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, ये सारे प्लास्टिक मनी है, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन 2 बनेगा। चलिए अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस इन बैंक्स कैन बी अवेल्ड बाय। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस जो है वो कोई भी अवेल कर सकता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग की चलती है, मैनुअल क्लियरिंग तो पुरानी हो गई, और इसे इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट, सीनियर सिटीजन सभी अवेल कर सकते हैं, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 बन जाएगा। अगला सवाल, आपकी कमर्शियल बैंक्स की पहली नेशनलाइजेशन कब हुई थी? ये आपकी 19 जुलाई 1969 को हुई थी, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 1 बन जाएगा। अगला सवाल, आरबीआई को 1935 में किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया? आरबीआई को हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन 3 बनेगा। अगला सवाल, 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय। तो जो हमारा 1 रुपी का नोट है और जो हमारे सारे कॉइन्स हैं उनको हमारा जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो इशू करती है। बाकी सारे नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी डोमेन के अंदर आते हैं। तो इसलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बैंकिंग ऑम्बड्समैन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच एक्ट। तो बैंकिंग ऑम्बड्समैन को कौन से एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? तो हमारे जो बैंकिंग ऑम्बड्समैन है उनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो बैंकिंग ऑम्बड्समैन यहाँ पे क्या करने वाले हैं? वो क्या करने वाले हैं जी? वो हमारे जो कंप्लेंट्स है कस्टमर्स की उनको सॉल्व करवाने वाले हैं। आपकी कंप्लेंट है तो आप इनके पास जा सकते हैं अगर आपको बैंक से सोल्यूशन नहीं मिल रहा, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 1 बन जाएगा। अगला सवाल, WTO was born out of negotiations in which round of the GATT। तो GATT की उरुग्वे राउंड की नेगोशिएशंस जो थी उनसे हमारा जो WTO है इट वाज बॉर्न आउट, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 बन जाएगा। अगला सवाल, बेसल नॉर्म्स आपके जो हैं वो किस पे अप्लाई करते हैं, किस सेक्टर पे अप्लाई करते हैं? बहुत आसान सवाल, पहले भी ऐसे 2 सवाल डिस्कस कर लिए, बैंकिंग पे अप्लाई करेंगे। आंसर ऑप्शन 4 बनेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आपका 1982 में सेटअप हुआ, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 1 बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज कॉल मनी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल आपसे कॉल मनी की बात कर रहा है। तो एक हमारे पास होती है कॉल मनी और एक होती है हमारे पास नोटिस मनी। तो कॉल मनी होती है ओवरनाइट मनी, मनी बोरोड और लेंट फॉर अ डे। नोटिस मनी होती है 2 से 14 डेज वाली। तो इसलिए यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन 1 जो है वो बनेगा। अगला सवाल, रिटर्न ऑन अ सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग। तो हमारी जो सिक्योरिटी पे हमें रिटर्न मिल रहा है, आपने कोई भी शेयर खरीद लिया, मान लीजिए रिलायंस का शेयर खरीद लिए, इसमें आपको क्या मिलेगा? एक तो जो डिविडेंड वगैरह है वो मिलेगा, और एक इसका जो दाम है वो भी बढ़ जाएगा, और इसे हम कैपिटल गेन का नाम देंगे। तो ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 बन जाएगा। अगला सवाल, विच इज नॉट कंसिडर्ड अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो मनी मार्केट में आपके शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारे आ जाएंगे। शेयर्स एंड बॉन्ड्स जो हैं दे आर पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट, और इसीलिए आंसर ऑप्शन 2 यहाँ पे बनेगा।
अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज एग्जम्प्टेड फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो आज के समय में ये सवाल इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेबिलिटी के लिए अब इलेबोरेट रूल्स हमारे पास आ चुके हैं इनकम टैक्स के अंदर, और इसीलिए इसे फिलहाल हम स्किप यहाँ पे कर देते हैं। अगला सवाल, फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स के अंदर मार्केट लॉट्स अबॉलिश्ड हो गए हैं क्योंकि अब शेयर्स की ट्रेडिंग किस फॉर्म में होती है? अब शेयर्स की ट्रेडिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक डीमैट फॉर्म में, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में। आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। तो अब लॉट वाला जो सिस्टम है कि इतने लॉट में शेयर्स खरीदेंगे इतने में बेचेंगे, वो खत्म हो चुका है, और इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अप्रोच के अंदर एक पोर्टफोलियो मैनेजर क्या कंसीडर करता है? पोर्टफोलियो मैनेजर आपका रिस्क और रिटर्न ही कंसीडर करेगा, और इसलिए आपका आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 3 बनना चाहिए। अगला सवाल, मार्कोविट्स मॉडल ऑफ पोर्टफोलियो थ्योरी वाज डेवलप्ड इन। तो मार्कोविट्स का जो मॉडल है पोर्टफोलियो थ्योरी का, इट वाज डेवलप्ड इन 1952, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है, इनकम टैक्स पेबल और बैंक ओडी भी करंट लायबिलिटी है। एडवांस आपने पेमेंट कर दी तो इट इज द करंट एसेट, और इसीलिए आंसर ऑप्शन 2 यहां पे बनेगा। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है, इफ द ओपनिंग स्टॉक वाज 58,000, परचेज इज 4,84,000, सेल्स इज 6,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स, देन व्हाट विल बी द स्टॉक टर्नओवर रेशियो? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको निकालनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सेल्स माइनस जीपी हमारा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स हमें 6,40,000 दे रखी है और जीपी रेशियो बोल रखा है 25% ऑफ सेल्स, यानी कि 1,60,000 हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,80,000 हो गया, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला वैसे होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आप अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि 62,000 निकल कर आ जाएगी। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, एवरेज स्टॉक भी है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सीधा सीधा आसानी से लगा सकते हैं और सभी वैल्यूज को पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। 8 टाइम्स जो है आपका आंसर यहां पे निकल कर आएगा, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। अगला सवाल, एक्सेस ऑफ सेल ओवर वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए आंसर ऑप्शन 2 यहां पे बनेगा। अगला है जी, विच इज नॉट एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल एसेट। जो एसेट है बट हम उन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। गुडविल है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके पास जो है बेसिकली फिक्टिशियस एसेट होते हैं, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन 4 बनेगा। अगला सवाल, एबीसी एनालिसिस टेक्निक इज रिलेटेड टू। तो एबीसी आपकी जो एनालिसिस टेक्निक है बेसिकली आपकी जो इन्वेंट्री की एनालिसिस आप करते हैं उससे जुड़ी हुई है, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। अगला सवाल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बहुत आसान सवाल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद करना है, और इसीलिए आंसर यहां पे हमारा ऑप्शन 3 बनेगा। अगला सवाल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ राइज इन प्राइस पर यूनिट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आपका ये प्राइस बढ़ जाएगा तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी जो ओवरऑल फिगर है वो कम हो जाएगी, और इसीलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। अगला सवाल आपको दे रखा है, करंट रेशियो 2:5 है, करंट लायबिलिटीज 25,000 है, करंट एसेट्स आपको निकालने हैं। तो करंट रेशियो इज करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, यानी कि आपकी ये निकल कर आई है 2/5। आपको पता है करंट लायबिलिटीज आपकी हैं 25,000, तो आप नीचे 25,000 लिख सकते हैं और इसे ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और इसे सॉल्व करेंगे तो 10,000 आपके करंट एसेट्स आ जाएंगे। बहुत आसान सवाल, आंसर ऑप्शन 3 यहां पे बन जाएगा। अगला सवाल, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैपिटल बजटिंग की टेक्निक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लोज या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और इसीलिए आंसर यहां ऑप्शन 2 बन जाएगा। अगला सवाल, मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन क्या होती है? इट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपकी जो कंट्रीब्यूशन है ये होती है, और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और इसीलिए आपका आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 50,000 यूनिट्स दे रखी है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 दे रखी है आपको, और कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 50 पैसा पर ईयर। हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहां पे निकालनी है। सीधा फॉर्मूला आप लगाएंगे 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू दी ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट, इसका आप अंडर रूट निकालेंगे तो आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल कर आएगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहां पे आपकी क्या होने वाली है,
2 इंटू 50,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.5 और आंसर आपका 2000 निकल कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज अ कंसोलिडेटेड समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट्स। तो हमारे जो सारे बजट्स होते हैं, प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग, जो भी बजट्स हैं, वो सभी एक मास्टर बजट में समा जाते हैं। इट इज अ कंसोलिडेटेड समरी ऑफ ऑल द बजट्स, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 1 बनेगा। अगला सवाल, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की लिमिट क्या होती है। कोरिलेशन वैल्यू रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1। -1 से +1 के बीच में इसकी जो वैल्यू है वो लाई करती है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, और इसलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, -1 and 1 इंक्लूडिंग द लिमिट्स। अगला सवाल है, टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल व्हेन। आपकी जो रिग्रेशन लाइंस होती हैं x1y और y1x दोनों आइडेंटिकल कब हो जाएंगी। आइडेंटिकल तब हो जाएंगी अगर आपकी जो r की वैल्यू है वो 1 हो जाए, +1 या फिर -1, और इसीलिए आंसर ऑप्शन 4 यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल है, गिवन द रिग्रेशन इक्वेशन एज। तो यहाँ पे हमें दो रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है विच वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी है हमें यहाँ पे बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, रिग्रेशन इक्वेशंस में आप सभी जानते हैं कि आपके जो दोनों कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है x ऑन y और y ऑन x, bxy और byx दोनों के सेम साइन होने चाहिए। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं पहले कि 3x + 2y जो है वो x ऑन y की इक्वेशन है, और 2x + 5y जो है वो हमारे पास y ऑन x की इक्वेशन है। तो अगर x ऑन y की इक्वेशन है तो आप पहली वाली को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, x = 13/3 - 2/3y, और सेकंड वाली को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे 4 - 2/5x। और इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि आपका b x ऑन y निकल कर आया -2/3 और b y ऑन x निकल कर आया -2/5। तो दोनों के साइंस यहाँ पे सेम आ गए, इसका मतलब हमारी असम्पशन जो है वो बिल्कुल सही है, और इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा कि हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन जो है वो y ऑन x की इक्वेशन है। चलिए अगला सवाल है, इफ टू इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट देन। अगर आपके दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि दे कैन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, या फिर दे कैन नॉट बी बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो A एंड B आपको यहाँ पे बताया गया कि इंडिपेंडेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर A हो रहा है तो B नहीं होगा, तो अगर A अक्कर कर रहा है तो B अक्कर आपका नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं हुए, ये बल्कि डिपेंड हो गए कि अगर A हो रहा है तो B नहीं होगा, अगर B हो रहा है तो A नहीं होगा, तो एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट हो गए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वालों को हम इंडिपेंडेंट यहाँ पे नहीं बोल सकते, ये बल्कि डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट दे कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 बन जाएगा। अगला सवाल है कि एक बैग के अंदर ना 12 बॉल्स हैं और सब पे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बॉल आपने रेंडमली निकाली, प्रोबेबिलिटी क्या है कि बॉल पे जो नंबर होगा इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 6। तो 5 और 6 का मल्टीपल क्या है, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, इनमें से कोई नंबर आना चाहिए। टोटल 12 बॉल्स हैं, 12 केसेस आपके पास पॉसिबल है, और यहाँ पे आपके पास 4 जो है वो आपके फेवरेबल केसेस हैं। प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, यानी कि 1/3, ऑप्शन 4 आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, आपने पहले 25 नेचुरल नंबर में से एक नंबर सिलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 4 या 7 से डिविजिबल होगा। तो 4 और 7 से डिविजिबल वाले नंबर कौन से हो गए, एक तो 4 हो गया, फिर 7 आ गया आपका, फिर 8 आ गया आपका, फिर 12 आ गया, फिर 14 आ गया, 7 से जाएगा 14, फिर उसके बाद आपका 16 आ गया, फिर उसके बाद आपका 20 आ गया, 21 आ गया, 24 आ गया। ये केसेस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केसेस हो गए। टोटल 25 नंबर्स एंड 25 केसेस पॉसिबल हैं, तो 9/25 हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी दी आंसर। अगला सवाल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके मीन, मीडियन, मॉड तीनों बराबर होते हैं, और इसीलिए आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल है, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 20 एंड सैंपल साइज इज 100 देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज। तो सीधा सवाल है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड एरर का, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया है 20, रूट एन 100 का रूट जो कि होता है 10, यानी कि 2 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल, इफ द प्राइस ऑफ ऑल द कमोडिटीज इन अ प्लेस हैव इंक्रीज्ड 1.25 टाइम्स इन कंपैरिजन टू द बेस पीरियड, द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइसेस ऑफ दैट प्लेस इज नाउ। तो आपके बेस पीरियड में जो प्राइसेस थे, आप अज्यूम कर लीजिए x थे,
अब वो सारे 1.25 टाइम्स बढ़ गए, यानी कि 1.25x से बढ़ गए, तो अब कितने प्राइस हो गए? x प्लस 1.25x हो गए, यानी कि 2.25x हो गए। आपको इंडेक्स नंबर निकालना है, तो इंडेक्स नंबर में आप आज का प्राइस रखिए न्यूमरेटर में और बेस ईयर का प्राइस रखिए डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 100 से, तो निकल कर आ जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे 225 आपका निकल कर आएगा और इसीलिए आंसर यहां पे आपका ऑप्शन 3 बनेगा। अगला सवाल, लीनियर प्रोग्रामिंग वाज डेवलप्ड बाय, तो लीनियर प्रोग्रामिंग को जॉर्ज बी डेंसिक ने डेवलप किया और इसीलिए आंसर ऑप्शन 1 यहां पे बनेगा। अगला सवाल है, मेन सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन इज, तो हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन के मेन सोर्सेज हमारे पास क्या होने वाले हैं? तो हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन के हमारे पास जो मेन सोर्सेज है वो है जनरल ट्रेट, एनालॉजीज, पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल है, गेम थ्योरी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द फर्म्स, तो उन फर्म्स का बिहेवियर हम समझ सकते हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली इंटरडिपेंडेंट है, उनका बिहेवियर हम यहां पे समझ सकते हैं और इसलिए आंसर ऑप्शन 2 यहां पे बनेगा। अगला सवाल, इंडेक्स नंबर इज यूज्ड, इंडेक्स नंबर का जो यूज है वो हम कहां करते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं टू मेजर द चेंजेस इन वेरिएबल ओवर टाइम, कि एक वेरिएबल में ओवर टाइम कितना चेंज आया, तो आंसर यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। चलिए अगला सवाल है, हाउ मेनी लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई आर देयर, तो आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के अंदर, और इसीलिए आंसर आपका यहां पे ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द आरबीआई, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये सारे आरबीआई के डोमेन में आते हैं। जो डिपॉजिटरीज एक्ट है ये कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ है और ये सेबी के डोमेन में आपका आएगा और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। अगला सवाल, रेपो रेट पूछ रहे हैं कि 31 मार्च 2016 को क्या था, तो ये फिलहाल आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बट अगेन अब जो रिसेंट आपके पास रेपो रिवर्स रेपो रेट की फिगर्स हैं वो आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से याद रखनी होंगी, तो इसे एक बार आप जरूर अपने पास लिख लीजिएगा, एक बार सर्च कीजिए और जो भी आपके पास फिगर्स आ रही है उन्हें एक बार अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। रेपो रेट की जो भी फिगर्स आ रही हैं, रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट की, ये दोनों की आप जो है अपने पास नोट कर लीजिएगा। अगला जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस, तो पहला इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए ये हमारे पास था आईएफसीआई और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इंडिया फर्स्ट म्यूचुअल फंड, इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड था यूटीआई, 1960s में सेटअप हुआ था यूटीआई और ये इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड था और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन 4 बनेगा। अगला सवाल, व्हेन द गैट केम इनटू बीइंग, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट आपका 1948 के अंदर बन गया था और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 1 आपका बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय, तो ईसीबीज जो आपकी हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स या आरबीआई के डोमेन में आती हैं और इसीलिए आंसर आपका यहां पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बन जाएगा। अगला है जी, करंट अकाउंट एज पार्ट ऑफ बीओपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, तो बीओपी के अंदर आपके दो अकाउंट हैं, एक है करंट अकाउंट और एक है आपका कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में आपके पास आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट मर्चेंडाइज के आपके इनविजिबल्स आपकी सर्विसेज वगैरह आ जाएंगी, इंश्योरेंस वगैरह आ जाएगा। एफडीआई जो है इट इज पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट और इसीलिए आंसर ऑप्शन 3 यहां पे बनेगा। चलिए अगला सवाल है, नेटिंग हेल्प्स इन, तो नेटिंग ये सवाल बेसिकली फॉरेक्स एक्सपोजर से जुड़ा हुआ है बट आप इसको नॉर्मल भी समझ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक तरफ आप हैं और एक तरफ आपका दोस्त है, आपने अपने दोस्त को 100 रुपए देने हैं और आपके दोस्त ने आपको जो है वो 150 रुपीज देने हैं। तो यहाँ पे अगर पहले आप उसे 100 रुपए बेचें और फिर वो आपको 150 रुपीज भेजे तो आपकी दो ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, आपकी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो बेटर यहाँ पे क्या है कि हम इसको नेट कर दें और डायरेक्टली 50 रुपीज का एक ट्रांजेक्शन कर लें, इससे हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी और इसीलिए यहां पे आंसर ऑप्शन 1 जो है वो बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व इज अ साइन ऑफ, तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व आपका ना कुछ ऐसा बनेगा। इन्वर्टेड यील्ड कर्व का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म में आपके जो बॉन्ड्स हैं उन पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और लॉन्ग रन में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, तो मतलब लॉन्ग रन में रिसेशन होने वाला है और इसीलिए इट इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन और आंसर ऑप्शन 2 यहां पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल, व्हेन द सिक्योरिटीज प्लॉटेड अबव द सिक्योरिटी मार्केट लाइन आर कंसीडर्ड टू बी, तो आपकी सिक्योरिटीज मार्केट लाइन रिटर्न और रिस्क के बीच में रिलेशन आपको दिखा रही है और जो भी पॉइंट्स आपके इसके ऊपर आ रहे हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी दी अंडर प्राइस सिक्योरिटीज और जो भी नीचे आ रहे हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी दी ओवर प्राइस सिक्योरिटीज और इसलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 2 अंडर प्राइस जो है वो बन जाएगा।
चलिए अगला सवाल है, द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस इज। तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस आपकी तीन मार्केट फॉर्म्स की बात करती है, एक है वीक, एक है सेमी स्ट्रांग और एक आपकी होती है स्ट्रांग। तो यहाँ पे एक्सट्रीम हमारे पास होती है स्ट्रांग, जो कि बताती है कि सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी जो मार्केट है अकाउंट फॉर कर रही है, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मेन ऑब्जेक्टिव हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें, और इसीलिए आंसर ऑप्शन 1 यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल, विच अथॉरिटी रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज? बहुत आसान सवाल, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 बनेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आप सभी जानते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दो ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है और दोनों में से बेहतर है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 बन जाएगा। अगला सवाल, इफ आईआरआर इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट विल बी। तो एक प्रोजेक्ट का आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था 10%, बट ये आपको इंटरनली जनरेट करके दे रहा है, इसका आईआरआर है 12%। तो इस प्रोजेक्ट को आप क्या करेंगे? ओके कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। आंसर ऑप्शन 1 बन जाएगा। अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल मॉडल, साइज ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज। अगर आप एग्रेसिव मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो आप कम से कम वर्किंग कैपिटल अपने पास से रखते हैं, कम वर्किंग कैपिटल पे अपना काम करने की कोशिश करते हैं, जो कि थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल? क्रेडिट पॉलिसी, देखो आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो आपकी वर्किंग कैपिटल की डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करने वाली है। आप ज्यादा क्रेडिट अलाउ करते हैं लोगों को, आपके जो डेटर्स हैं उनको आप ज्यादा क्रेडिट पीरियड देते हैं, तो आपकी वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसा ब्लॉक्ड रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल अगर आपको ऐसा चाहिए जो कि रेडीली अवेलेबल नहीं है, आपको स्टॉक करके रखना पड़ेगा, और उससे आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी। फिर है इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा वर्किंग कैपिटल ज्यादा। ऑपरेटिंग साइकिल, आपका ऑपरेटिंग साइकिल अगर आपका बड़ा है, लंबा है, तो फिर वर्किंग कैपिटल ज्यादा हो जाएगी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल को मेरे हिसाब से तो अफेक्ट करती हैं, बट इसका अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन 3 जो है वो दिया गया है, बट मेरे हिसाब से इस सवाल में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी मौजूद है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हमें ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, और इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे कुछ गिवन है। तो सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट हमें यहाँ पे गिवन है, तो हमें यहाँ पे निकालनी है ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज होती है हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी कि 40 लाख, 80 माइनस 40, 40 लाख। और ईबीआईटी हमारे पास यहाँ पे कितना आने वाला है? ईबीआईटी होगा कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास ईबीआईटी होगा। तो यहाँ पे अपनी कंट्रीब्यूशन में से 40 लाख में से आप 5 लाख और माइनस कर दीजिए आपके फिक्स्ड कॉस्ट, तो 40/35 आपका 7/8 आपका जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज निकल कर आएगा, यानी कि जो आपका आंसर है यहाँ पे 1.14 ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आएगा। अगला सवाल, करंट रेशो 5:2 है, करंट लायबिलिटीज 2 लाख है, आपको करंट एसेट्स निकालने हैं। तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और ये हमें यहाँ पे दे रखी है 5:2। तो करंट एसेट्स आपको निकालने हैं, करंट लायबिलिटीज आपके 2 लाख है, तो आप इसको यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/2 इंटू 2 लाख, और इसके इसीलिए आपका जो करंट एसेट्स हैं वो 5 लाख बन जाएंगे, और आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है 80,000, और ग्रॉस प्रॉफिट इन्वेंट्री रेशो 25% दे रखी है, सेल्स आपको निकालनी है। तो जीपी रेशो हमारी होती है जीपी अपॉन सेल्स, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। तो जीपी रेशो हमें 25% दे रखी है, जीपी हमें दे रखा है यहाँ पे 80,000 का, सेल हमें यहाँ पे निकालनी है इंटू 100। तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपकी सेल्स यहाँ पे डेफिनेटली निकल आएंगी। तो सेल्स की अगर आप फिगर निकालेंगे, ये आपका 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और सेल्स की वैल्यू आएगी 3,20,000, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 बन जाएगा। अगला सवाल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गई, दिस बिकम्स एन एप्लीकेशन ऑफ द फंड, तो इसीलिए आंसर ऑप्शन 1 यहाँ पे बनेगा। आपका पैसा वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक हुआ, पैसा यहाँ पे अप्लाई हो गया। फंड फ्लो एनालिसिस हेल्प्स इन, तो फंड फ्लो एनालिसिस आपकी किन में मदद करती है? आप सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ फंड देख लेते हो, फंड ऑपरेशंस से कितने जुड़े हुए हैं, कितना रिसीव हुआ, कितना लॉस्ट हुआ ऑपरेशंस पे फंड, वो पता चल जाएगा। आपने बजट बनाने हैं, उनकी जानकारी भी आपको यहां से मिल जाएगी, और इसीलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सेल्स 40,000 है, फिक्स्ड ओवरहेड 10,000 है, मार्जिनल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालनी है अगर प्रॉफिट आपका 5,000 है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग की इक्वेशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल हमारे पास है
40,000 की वेरिएबल कॉस्ट हमें पता नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है 10,000 है, वेरिएबल प्रॉफिट हमें पता है 5,000 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल लेंगे, जो कि निकल कर आएगी हमारे पास 25,000 और आंसर ऑप्शन 1 यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल, देयर इज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 20 टू 30 लाख, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 2 लाख से 4 लाख, पीवी रेशो आपको निकालनी है। तो पीवी रेशो का एक फॉर्मूला आप याद रखिए, पीवी रेशो इज इक्वल टू इंक्रीज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सेल्स इनटू 100। तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ आपका यहाँ पे 2 लाख से, सेल्स इंक्रीज हुई 10 लाख से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 20%। तो 20% आपका यहाँ पे आ गया, ऑप्शन 3 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल है, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स रिजल्ट इन। तो बोनस शेयर्स को आप इशू करते हैं, उसके हमें क्या इफेक्ट यहाँ पे होने वाला है। तो बोनस शेयर्स को अगर आप इशू करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट यहाँ पे आएगा, आपकी ओनरशिप परसेंटेज चेंज नहीं होगी, एसेट्स में चेंज नहीं आएगा, एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ये इंक्रीज हो जाएगा आपका। पहले आपके 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, अब आपने हर शेयर के 10 शेयर के बदले 1 बोनस शेयर दे दिया, तो 1 लाख के बदले 10,000 बोनस शेयर आपने दे दिए, तो आपके 1,10,000 आउटस्टैंडिंग शेयर हो गए। तो इसलिए इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग हो जाएगा और आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका बन जाएगा। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस पे आप अपना प्यार दिखाइए, और हमारे कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए आप हमारी फ्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। एवर स्टडी क्लासेस सर्च कीजिए प्ले स्टोर पे, आपको जो है वहां पे हमारी ऐप मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और आपकी कोई क्वेरी है तो मेल कर सकते हैं hello@everstudy.in पे, या फिर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। ये हमारा नंबर भी आपको यहाँ पे दिया है 7988073332। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।